एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 में आज हम लोग धातु एवं अधातु अर्थात मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्लास 9th में हम लोगों ने मैटर के बारे में जाना था। मैटर क्या होता है? ब्रह्मांड में पाए जाने वाला प्रत्येक वस्तु मैटर का बना होता है। यदि मैटर की बात की जाए तो मैटर का जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? एलिमेंट्स कहलाता है। और एलिमेंट जो होता है 3 फॉर्म में पाया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके साथ साथ जो मेटल्स होता है उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे कि उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होता है इनका जो फिजिकल कैरेक्टर होता है करीब करीब एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम बात करते हैं जो मेटल्स होता है। मेटल्स जो होता है उसका एक शाइनिंग सरफेस होता है जिससे क्या कहा जाता है? मेटालिक लस्टर कहा जाता है। यानी कि मेटल्स में एक मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कोई लस्टर नहीं पाया जाता है। मेटल्स जो होता है वो जनरली हार्ड होता है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हार्ड और सॉलिड स्टेट में पाए जाने के कारण क्या होता है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है अपेक्षाकृत सॉफ्ट होता है। और इसके साथ साथ यह देखा जाता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस और लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। इसके कारण यह कहा जा सकता है कि जो नॉन मेटल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की। तो जो मेटल्स होता है, मेटल्स को पीट के थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतले पत्थर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल का यह जो प्रॉपर्टी होता है उसे मेलिबिलिटी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो मेटल्स होता है उसे खींच के तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। यानी कि जो मेटल होता है वो मेलिएबल और डक्टाइल होता है। लेकिन मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का कैरेक्टर नॉन मेटल्स में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो नॉन मेटल्स होता है वो भंगुर होता है। यानी कि जब उसे हम चोट मारते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है। इसके साथ साथ कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल्स जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अब हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऊपर हमने बात किया कि जो मेटल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो गैलियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यदि हम इसे अपने हथेली पे रखेंगे तो क्या होगा? यह मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। यदि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो होता है एक तरह का नॉन मेटल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक लस्टर होता है, यानी कि इसमें चमक पाया जाता है। यह भी एक तरह का एक्सेप्शन है। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है एक तरह का मेटल होता है, सॉरी, एक तरह का नॉन मेटल होता है, ठीक है। और यह डिफरेंट एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स कहा जाता है। जो कार्बन होता है मुख्य रूप से 3 एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है कोल, यानी कि कोयला, ठीक है। सेकंड जो होता है डायमंड और तीसरा ग्रेफाइट। तो इन सब की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि जो मेटल्स होता है वो बहुत हार्ड होता है और जो नॉन मेटल्स होता है वो अपेक्षाकृत कम हार्ड होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड जो होता है ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल के रूप में डायमंड को शामिल किया जाता है। तो यह भी एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। यदि ग्रेफाइट की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होने के साथ साथ क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब हम अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल में क्या क्या है? लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो यह तीनों जो मेटल है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। यह तीनों सॉफ्ट होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो
थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे तो जो मेटल होता है, मेटल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसके साथ साथ जो मेटल होता है उसका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड कहलाता है, और जो नॉन मेटल होता है उसका ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिसाइड होता है, तो इसका निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर किया जाता है। लास्ट क्लास में आपको सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो यह चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, जो एलिमेंट्स होता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर गेन करता है। जो मेटल्स होता है, मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एटम यह चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जो नॉन मेटल्स होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी कि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करता है, और इसके आधार पे उसका केमिकल नेचर डिसाइड होता है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर गेन करेगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसका निर्धारण होता है। जैसे एटम का साइज, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो सोडियम है, तो सोडियम में कितना है, 3 कक्षा है। ठीक है, 3 ऑर्बिट है। और यदि कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में कितना है, 4 ऑर्बिट है। तो जो कैल्शियम है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जो सोडियम है उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है सेंटर से, तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और सोडियम में कम है। तो इसमें यानी कि कैल्शियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और जो सोडियम है, सोडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात आएगी तो जल्दी लॉस करेगा, और यह जो है वो जल्दी लॉस नहीं करेगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है, और इसके साथ साथ इसी आधार पे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिसाइड होता है, जिससे हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि जो, जैसा कि हमने बात किया कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, वो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल्स के रिएक्टिविटी के आधार पे एक रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन किया गया है। तो उसमें यह दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे आने पे कैसे कैसे जो मेटल्स है उसका रिएक्टिविटी घटता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो कैल्शियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफी यानी कि लोहा, पीवी यानी कि लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को सेंटर माना जाता है। तो यह कहा जाता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा कौन कौन रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है। तो कॉपर, Hg, Ag और Eu यानी कि कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये चारों को ध्यान रखना है। ये चारों जो होता है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, और बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इस तरह से जो एटम्स होता है उसका रिएक्टिविटी डिसाइड कर लिया जाता है। इसे याद करने के लिए एक और मेथड होता है पीसी सरकार, पीके सरकार मैजिक। ठीक है, पीके सरकार मैजिक। पी से होता है पोटासियम, के से कैल्शियम, मैजिक की बात करें तो एम से मैजिक, MAGIC। एम से हो गया क्या, मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जे से जिंक, आई से आयरन, ठीक है, सी से कॉपर। तो इस आधार पे हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इससे सिर्फ याद रखने के लिए सब बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो जब मेटल को वायु के साथ दहन करवाया जाता है, यानी कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर, जब हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है। तो हवा की जब बात करते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है,
क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद बात की जाती है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मैक्सिमम नंबर में जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वैसे मेटल के ऑक्साइड जो अल्काली हो, ठीक है, यानी अल्काली मेटल जो है उनके ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। लास्ट पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो अल्कली होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कली एक्चुअली क्या होता है, बेस होता है, बेस। वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे अल्कली कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्कली की बात करें तो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब जो है क्या होता है, अल्कली होता है। तो सोडियम के ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोटेशियम के ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चूँकि हमने बात किया कि जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं सब एक समान से रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो चूँकि सब एक समान से रिएक्टिव नहीं होते हैं तो यह भी कहा जा सकता है कि जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी सेम रेट के साथ नहीं होगा। कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो बहुत तेज़ी में रिएक्शन करता है और कुछ जो होता है वो बहुत कम रिएक्शन करता है और कुछ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोटासियम, सोडियम, ये सब जो होता है वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने के कारण क्या होता है कि यदि हम इसे खुली हवा में सिर्फ छोड़ दें तो यह जलना शुरू कर देता है, ठीक है, जलना शुरू कर देता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पोटासियम और सोडियम को पानी या फिर किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पोटासियम है उसे वाटर में डुबा के रखा जाता है और सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के यानी कि हवा कॉन्टेक्ट में न आए। यदि हम थोड़ा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो अपेक्षाकृत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यदि हम इसके रिएक्शंस की बात करें, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये चूँकि थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, जैसा कि ऊपर हमने बात किया कि जो पोटासियम, सोडियम, ये सब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो खुली हवा में ऐसे ही रिएक्शन कर लेता है। लेकिन जो एल्युमिनियम, जिंक, ये सब है तो ये सब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन का प्रवृत्ति होता है वो थोड़ा कम होता है। यदि हम बात करें कॉपर, सोना और चांदी का, तो कॉपर, सोना, चांदी ये सब जो होता है मुख्य रूप से सोना और चांदी की बात की जाती है, वह ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। कॉपर तो रिएक्शन करता है, कॉपर का हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कॉपर और लोहा का, जैसे लोहा का जंग लगना हो गया या फिर कॉपर का कोरोजन हो गया, तो ये सब कॉपर का रिएक्शन होता है। लेकिन जो सोना और चांदी होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि सोना और चांदी जो होता है उसका गहना के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है और उसका चमक बरकरार रहता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट को जानते हैं, एनोडाइजेशन। तो एनोडाइजेशन क्या होता है? एनोडाइजेशन होता है कि जैसे कोई मेटल है, तो मेटल है तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड का एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है एनोडाइजेशन, ठीक है, इसी क्रिया को एनोडाइजेशन कहा जाता है। और इस एनोडाइजेशन की जो क्रिया होती है इसे प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है कि एक मेटल है, ठीक है, जो क्लीन मेटल है उसका एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बना दिया जाता है, यानी कि उस पर प्लस चार्ज डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसे एक सॉल्यूशन में डाल के और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है और इसमें एक सॉल्यूशन जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में एक इलेक्ट्रोलाइट का जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी। और यह जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है वो क्या होगा, चूँकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है तो वो जाके एनोड पे जमा होने लगता है। और एनोड पे जमा होने के साथ साथ क्या करता है, इस एनोड से यानी कि मेटल से रिएक्शन करता है और मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? एनोडाइजेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं जब मेटल को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है।
उसके बाद यह भी देखा जाता है कि जो मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो वैसे जैसे खास करके अल्कली की बात की जाती है, तो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो वाटर से तुरंत रिएक्शन कर लेता है। तो हम बात करते हैं पोटासियम और सोडियम की। तो पोटासियम और सोडियम की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमने बात किया जो मेटल होता है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। तो सिंपली यह याद रखना है हमें कि जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने के कारण क्या होता है, वो हीट जनरेट करता है। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वाटर से यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से रिएक्शन करते हैं और उसमें हीट का जनरेशन नहीं होता है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के लिए उसे और हीट दिया जाता है, यानी कि या तो हॉट वाटर का प्रयोग करना पड़ता है या फिर स्टीम का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वह हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है, ठीक है। यह जो कैल्शियम होता है, यह जो कैल्शियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो क्यों तैरने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण वो तैरने लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो रिएक्शन होता है अपेक्षाकृत तेज होता है और इससे थोड़ा हीट भी जनरेट होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, उस पर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। चूंकि मैग्नीशियम जो होता है अपेक्षाकृत कम रिएक्टिव होता है, तो यह क्या होता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि इसका रिएक्शन करवाने के लिए हॉट वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। हॉट वाटर की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होगा वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद सिर्फ हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ठीक है, यह भी फ्लोटिंग स्टार्ट करता है। क्यों फ्लोटिंग क्या क्रिया स्टार्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यदि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो यह तीनों जो है वो नॉट रिएक्ट्स आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ठीक है। ये तीनों है जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता है और हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि इसे रिएक्शन करवाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्टीम को भेजने की आवश्यकता होती है, तब जाके मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि लेड, सिल्वर, गोल्ड ये सब जो है वो वाटर से कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो जब हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो बेस को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने उस क्लास में यह भी देखा था कि जो मेटल होता है या फिर एसिड जो होता है, एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि मेटल को या तो वाटर या फिर एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो मेटल को जब डाइल्यूट यानी कि वाटर के साथ एसिड का प्रयोग किया जाता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। एक पॉइंट ध्यान रखना है इसमें कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 की जब बात करते हैं तो HNO3 जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और चूंकि यह बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है।
क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि यह जो है HNO3 है वो क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसके कारण क्या करता है कि ये हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि जो HNO3 है वह जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है तो यह दोनों जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें HNO3 के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है ताकि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो जाए। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं एक्वारेजिया की। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक तरह का एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है। एक्चुअली इसमें दो तरह का एसिड होता है। कौन कौन सा एसिड होता है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो उससे जो एसिड की प्राप्ति होती है इसी को एक्वारेजिया यानी कि रॉयल वाटर कहा जाता है। ठीक है, और यह इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि ऐसा माना जाता है कि यदि इसमें सोने को डाल दिया जाए तो उसे भी यह घुला देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करता है, यानी कि हाउ डज मेटल्स रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, यानी कि कोई मेटल का साल्ट है। ठीक है, कोई मेटल का साल्ट है तो वह दूसरे मेटल से कैसे रिएक्शन करता है। तो पहला चैप्टर में 10th क्लास के पहला चैप्टर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं कि H2SO4। ठीक है, मेटल की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं और सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाने की बात करते थे। चूंकि सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम जो है वो कम रिएक्टिव है। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम हटेगा और उसके जगह पे सोडियम आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस एल्युमिनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर मैंने आपको बताया था, एक बार बैक करके आप देख लो कैसे कैसे कौन सा जो एलिमेंट होता है, कौन सा मेटल होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। ऊपर हमने आपको यह भी बताया था कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्शन करता है। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों लॉस और गेन करता है ऊपर बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, तो क्या होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो और यही प्लस और माइनस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसके आधार पे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड होता है, चूँकि इसमें आयनिक प्लस और माइनस चार्ज होता है, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, चूँकि इसमें सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और इसके जो आयन से उसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। यदि सॉल्युबिलिटी की बात की जाए यानी कि सॉल्यूशन की बात की जाए तो यह माना जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन वह जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है,
इनसॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में केरोसिन, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इन सब की बात करें तो इसमें जो होता है वो आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है। ऐसा माना जाता है कि जो वाटर होता है तो वाटर में जैसे ही आयनिक कंपाउंड जाता है तो उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह ब्रेक कर जाता है। यदि कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इन सॉल्यूशन। ठीक है, जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है। जैसे जब उसे मान लेते हैं कि NaCl है तो NaCl को जब वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें Na+ और Cl- का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सब मिलकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में मदद करता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को मोल्टेन स्टेट में लेते हैं तो वह भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, क्योंकि जब मोल्टेन स्टेट में लेंगे, जैसे NaCl को मोल्टेन स्टेट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl को जब मोल्टेन स्टेट में लेते हैं तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, वो ब्रेक कर जाता है और यह आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। Na+ और Cl- के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा और तब यह कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेटल्स होता है मुख्य रूप से अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सी वाटर में भी पाया जाता है। सी वाटर में बात करें तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होता है, जैसा कि हमने बात किया कि जो मेटल्स होता है, मेटल्स या तो अर्थ क्रस्ट में रहता है या फिर सी वाटर में रहता है। मैक्सिमम जो मेटल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम मेटल्स जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और हमने यह भी देखा था कि जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे वो क्या होगा, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा यानी कि वो कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो वे सभी कंपाउंड्स जिससे मेटल की प्राप्ति की जाए, वे सभी कंपाउंड्स जिससे मेटल्स की प्राप्ति की जाती है मिनरल्स कहलाता है। ठीक है, वे सभी कंपाउंड जिससे मेटल्स की प्राप्ति की जाती है वो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है ओर्स के बारे में। ओर्स क्या होता है, ओर्स होता है जैसे कि मिनरल की बात करें तो मिनरल अगर होता है तो यदि मिनरल से मेटल की प्राप्ति की जाए, मान लेते हैं कि हम लोहा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो लोहा की प्राप्ति करते हैं तो मान लेते हैं कि मिनरल को हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से और उससे लोहा प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि उस लोहा का जो 1 किलो लोहा को बनाने में 1000 रुपया खर्च आ गया। ठीक है, अब इसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो मैक्सिमम 100 रुपया का बिकेगा, तो क्या होगा, इससे लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यह कहा जाता है कि जो मेटल होता है, मेटल की जब प्राप्ति की जाती है तो वैसे मेटल से प्राप्ति की जाती है जिससे कम खर्च हो। ठीक है, और आसानी से मेटल्स की प्राप्ति हो जाए। तो वैसा मिनरल जिससे कम खर्च में और आसानी से मेटल की प्राप्ति की जा सके उसे क्या कहा जाता है, और कहा जाता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि सारे और मिनरल्स है लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं है। ठीक है, इसके बाद है धातु का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल को ओर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिससे सस्ता में आसानी से प्राप्त किया जाता है। इसे कहाँ से निकाला जाता है, ओर को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। तो अर्थ क्रस्ट से जब ओर को निकाला जाता है तो यह जो है वो उसके रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, यह फ्री स्टेट में पाया यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्लाइटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर की बात करें तो यह स्लाइटली रिएक्टिव भी होते हैं। तो यह कभी कभी ऐसा भी होता है कि
फ्री स्टेट में न भी पाया जाता है, और तब यह जनरली सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। यदि यदि हम एक्टिविटी सीरीज की बात करें तो एक्टिविटी सीरीज के जो टॉप में एलिमेंट्स होता है वो चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे सोडियम पोटासियम ये सब जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यह कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखना है कि जो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे जिंक, Fe, Pb ये सब जो होता है, तो यह भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह या तो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में जो मिनरल्स होता है वो पाया जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि जो मिनरल्स है, जो ओर्स है, उसे 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी, मीडियम एक्टिविटी, रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार के मिनरल्स में डिफ्रेंशिएट से किया जा सकता है। तो यह जो मेटल्स है उसके रिएक्टिविटी के आधार पे यह माना जाता है कि जो मेटल की प्राप्ति होती है वो 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है अब हम देखते हैं। सबसे पहले ओर की बात करते हैं। ठीक है, तो ओर जो है हम जमीन के अंदर से ओर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर से ओर को प्राप्त कर लिए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ओर है तो ओर में बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है, जैसे कि ईंट पत्थर सब रहता है, तो उसको हटा देते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो इसे सिंपल मेथड के द्वारा, सिंपल केमिकल और फिजिकल मेथड के आधार पे इसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात किया कि जो मिनरल्स है ओर से वो 3 कैटेगरी में होता है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। तो इन तीनों को कैसे कैसे इसे मेटल की प्राप्ति की जाती है इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव होता है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स के द्वारा प्योर मेटल के फॉर्म में डायरेक्ट प्राप्त कर लिया जाता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा एनोड और कैथोड के रूप में डेवलप कर लिया जाता है और उसमें उसे प्राप्त कर लिया जाता है। यदि मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें तो मीडियम रिएक्टिविटी वाला जो ओर्स होता है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है या फिर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को देखते हुए उसे 2 प्रोसेस द्वारा ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। तो क्या क्या होता है, यदि मिनरल या फिर ओर जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसे कैल्सिनेशन विधि द्वारा, और यदि वह सल्फाइड ओर के फॉर्म है तो उसे रोस्टिंग विधि द्वारा ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जो कैल्सिनेशन क्या होता है, जब कार्बोनेट ओर को क्या होता है कि कार्बोनेट ओर को जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं तब उसे कैल्सिनेशन कहते हैं, और सल्फाइड ओर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं और ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं तब उसे रोस्टिंग कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करने को कैल्सिनेशन कहा जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने को रोस्टिंग कहा जाता है। लेकिन दोनों प्रक्रिया से ऑक्साइड ऑफ मेटल की प्राप्ति होती है। जब ऑक्साइड ऑफ मेटल की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या करते हैं कि उसे रिडक्शन करवाते हैं। चूँकि यह ऑक्साइड है तो ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना है, तो इसे रिडक्शन के द्वारा, यानी कि रिडक्शन जब करवाएंगे तो उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और उसके बाद मेटल की प्राप्ति हो जाएगी और तब उसे प्यूरिफिकेशन करवा देंगे। ठीक है, यदि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो या तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा या फिर वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में जब पाया जाता है तो उसे रोस्टिंग करवाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट मेटल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसमें रिडक्शन प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला होता है इसमें रिडक्शन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें रिडक्शन प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाता है और इससे डायरेक्ट मेटल की प्राप्ति होती है और तब उसे रिफाइनिंग के द्वारा शुद्ध मेटल की प्राप्ति कर ली जाती है। अब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे इन मेटल्स को कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे अयस्कों के समृद्धिकरण के बारे में, यानी कि
इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। तो जो हमें ओर्स प्राप्त होता है तो उसको इनरिच कैसे करते हैं। तो जो ओर प्राप्त होता है उसमें बहुत सारे सॉलिड, सैंड, इम्प्यूरिटीज पाया जाता है। बालू के फॉर्म में, कंकर पत्थर के फॉर्म में उसे क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो इस गैंग को सबसे पहले फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसे अलग किया जाता है। जैसे कि छान के, हाथ से चुनकर उससे कुछ ऐसा केमिकल में डालेंगे जिसके कारण उसका जो इम्प्यूरिटीज हो वो डिजोल्व हो जाए, फिर उसे छान के अलग करेंगे। तो ये सब बहुत सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सक्रियता, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले जो धातु है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा था, क्या होता है कि जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो मुख्य रूप से क्या होता है, सल्फाइड फॉर्म में या फिर ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो सल्फाइड फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है तो इसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, यानी कि इसका रोस्टिंग करवाया जाता है। ठीक है, तो रोस्टिंग करवाया जाता है तो क्या होगा, ये HGS है। ठीक है, तो HGS को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, HGO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब HGO को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इससे जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा और Hg की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और इसमें सिनेवार, ठीक है, सिनेवार का क्या होता है, HGS होता है। तो सिनेवार से पारा को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो कॉपर है, तो कॉपर जो होता है वो भी लेस रिएक्टिव होता है और वो सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो यह जो कॉपर सल्फाइड होता है तो इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जो कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो इससे क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। अब यह कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और इससे कॉपर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा एक बार फिर से आप देख लो कैसे कैसे बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जब हम मीडियम एक्टिव सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसका कैसे प्राप्ति की जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इन सब का एक्सट्रैक्शन इस विधि से किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये सब जो मेटल्स है वो मुख्य रूप से सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में जब पाए जाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि इस सल्फाइड और कार्बोनेट को क्या किया जाता है कि ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी मेटल है उसके ऑक्साइड फॉर्म को प्राप्त करते हैं। तो ऑक्साइड फॉर्म को प्राप्त करने के लिए इसमें दो मेथड को अप्लाई किया जाता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जैसा ऊपर आपको बताया गया है। ठीक है, तो एयर में और या फिर एयर के एब्सेंस में गर्म करते हैं और इससे ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे जिंक का सल्फाइड है या फिर जिंक का कार्बोनेट है, तो जब इसको ऑक्सीजन के, जैसे जिंक के सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं यानी कि रोस्टिंग करवाते हैं तो जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। उसी प्रकार से जब कार्बोनेट का, जिंक के कार्बोनेट को गर्म करते हैं यानी कि इसका कैल्सिनेशन करवाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि इसमें अब क्या हो गया, हमें मेटल के ऑक्साइड की प्राप्ति हो गई। तो जब मेटल के ऑक्साइड की प्राप्ति हो गई तो हम क्या करेंगे, उसे रिड्यूस्ड करवा देंगे। क्या होगा, क्या करवाएंगे, इसे रिडक्शन करवा देंगे और जब इसका रिडक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मेटल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऊपर जो मेटल हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, ऊपर में जो हमें मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है तो मेटल का जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसे रिड्यूस करवाएंगे। तो रिड्यूस करवाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब जैसे ऊपर में जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो जिंक के ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वह कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या हो गया, जिंक की प्राप्ति हो गई यानी कि मेटल की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसके अलावे कोक के बजाय यानी कि कार्बन के बजाय एक डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। जब हमें मैग्नीशियम की प्राप्ति करनी होगी तो क्या करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे पहले। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा
कि यह जो एल्युमिनियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और मैग्नीशियम को अलग कर देगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा और मैग्नीज जो है, सॉरी ये Mn मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज है। तो ये जो मैग्नीज है वो अलग हो जाता है और इसके साथ साथ हीट का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है वो हाईली एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो रेल का पटरी होता है, रेल का जो ट्रैक होता है, उसे जोड़ने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो क्या होता है कि Fe, ठीक है, लोहा की प्राप्ति हो जाती है और Al2O3 अलग हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है जिससे वो गर्म होता है और आसानी से जुड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसके एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी कि मेटल्स होते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन सबको प्राप्त करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसमें इसे मोल्टेन क्लोराइड के फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, मोल्टेन क्लोराइड के फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इसे इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड के रूप में डेवलप किया जाता है और कैथोड और एनोड पे ये जो मेटल्स होता है और नॉन मेटल्स जमा हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या होता है कि जो मेटल का क्लोराइड है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो यह NaCl है, तो जब इसे मोल्टेन स्टेट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ और Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो कैथोड और एनोड होगा, ठीक है, कैथोड और एनोड, ठीक है, यह ध्यान रखना है हमेशा जो मेटल होता है वो कैथोड पे जाके जमा होता है, यानी कि माइनस चार्ज वाले पे जमा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कैथोड और एनोड रहेगा, तो कैथोड और एनोड रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड पे सोडियम जाके जमा होगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, और क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाके जमा हो जाएगा और इस तरह से प्योर फॉर्म में जो मेटल है उसकी प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है धातु के परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग यानी कि जैसे जो मेटल अभी तक हमने प्राप्त किया था, तो जो भी मेटल हमने प्राप्त किया था तो उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज रहता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज जो रहता है उससे दूर करने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में मुख्य रूप से कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड इन सब का किया जाता है। तो क्या करेंगे कि एक शुद्ध मेटल का पतला सा पत्थर लेंगे, ठीक है, पतला सा स्ट्रिप लेंगे और उसे कैथोड के रूप में उपयोग करेंगे, ठीक है। और जो अशुद्ध धातु रहेगा उसे एनोड के फॉर्म में ले लेंगे। आप इसे एक इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे। तो जो भी मेटल है, जो अशुद्ध मेटल में जो मेटल रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जाके कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएगा और कैथोड पे जा करके जमा हो जाएगा और यह मोटा होता जाएगा, ठीक है। और यह जो इसमें जो अशुद्धि रहेगा वो अशुद्धि क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, एनोड मड। एनोड मड क्या होता है कि जैसे हमें बताया कि कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है और जो अशुद्ध धातु रहता है उसके नीचे धीरे धीरे अशुद्धि क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। तो जो नीचे गंदगी बैठता है उसी को एनोड मड कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोजन की यानी कि संक्षारण की। तो संक्षारण का पिछले क्लास में भी हमने स्टडी किया था, जैसे लोहा का जंग लगना, कॉपर के ऊपर कॉपर के ऑक्साइड का या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का उसके ऊपर लेयर बन जाना, तो ये सब जो है कोरोजन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो कोरोजन से कैसे हम सुरक्षा प्राप्त करेंगे इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या करते हैं इससे अब हम जानते हैं, ठीक है। कोरोजन से बचने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया जाता है, जैसे पेंटिंग। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में जो लोहा का बना हुआ खिड़की वगैरह रहता है उसे क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। उसके बाद वायलिंग यानी कि उस पर ऑयल का लेयर लगा देते हैं। ग्रीजिंग यानी कि ग्रीज को लगा के गैल्वेनाइजेशन, उसके अलावे क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजेशन, मेकिंग एलॉय, ये सब बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो अलग अलग हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन एक तरह का मेथड होता है प्रोटेक्शन का। उसमें क्या होता है
कि जो मेटल होता है उसके ऊपर जिंक का एक लेयर लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक मेटल है, इसके ऊपर अगर जिंक का लेयर बना दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में आने से बचेगा, और एयर के कांटेक्ट में आने से बचेगा तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा मेथड होता है एलोइंग। तो एलोइंग में क्या होता है कि जैसे कोई मेटल होता है, तो कोई मेटल है वह हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, यानी हाईली रिएक्टिव या फिर थोड़ा मात्रा में भी रिएक्शन करता है। तो क्या किया जाता है कि उसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाता है, कुछ अलग तरह का मेटल मिला दिया जाता है या फिर नॉन मेटल मिला दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि यह थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, या फिर इसमें किसी तरह का परिवर्तन आ जाता है जिसके कारण उसका कोरोजन नहीं होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, इसमें जो आपके बुक में दिया गया है, आयरन। ठीक है, तो जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है और उसमें जंग लगने का प्रवृत्ति ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कार्बन का थोड़ा मात्रा करीब 0.05% मिला दिया जाता है। तो इसके मिलाने से क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावे जो आयरन होता है, तो आयरन में जब हम निकेल और क्रोमियम को मिला देते हैं, ठीक है, निकेल और क्रोमियम को जब मिलाते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वह भी बहुत ही हार्ड, और जो जंग लगने का प्रवृत्ति होता है उससे बच जाता है। ठीक है, तो ये सब मेथड होता है। एक कुछ पॉइंट याद रखना है, एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो वह मेटल और सिर्फ मेटल और मेटल का भी एलॉय बनाया जा सकता है, या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिला के एलॉय बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, थोड़ा आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है अमलगम। ठीक है, तो अमलगम के बारे में जानते हैं कि अमलगम क्या होता है। तो अमलगम क्या होता है कि जब किसी मेटल को मरकरी के साथ एलॉय बनाया जाता है, यानी कि किसी मेटल का मरकरी के साथ जो एलॉय होता है उसे अमलगम कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, प्योर मेटल की अपेक्षा कम हो जाता है। तो इस तरह से यह अमलगम बना के भी जो मेटल होता है उसे कोरोजन से बचाया जाता है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स है एलॉय का। तो एलॉय का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ब्रास। ठीक है, तो ब्रास एक तरह का एग्जाम्पल है कॉपर और जिंक का। ठीक है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। इसके साथ सोल्जर। ठीक है, तो सोल्जर एक तरह का एलॉय है। तो सोल्जर में क्या होता है, लेड और टिन, यानी कि पीबी और एसएन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एलॉय का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को हार्ड कर दिया जाता है। तो बहुत तरह का परिवर्तन लाके उसे कोरोजन से बचाया जाता है। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।